हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मज़ा आ रहा है ना आप सबको? लॉकडाउन में बहुत पढ़ाई कम हो रही है ना, और सो ज़्यादा रहे हो, टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हो। बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। क्लासेस खुलने दो, फिर बताता हूँ मैं तुम सबको। अच्छा बेटा, हमने अभी लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जितना भी लेन देन होता है उन सभी के दो इफेक्ट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ये हम सीख रहे थे। ठीक है। हमने डेबिट और क्रेडिट किसके अकॉर्डिंग सीखना शुरू किया था? मॉडर्न अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच से हमने अभी शुरू किया है, पहली अप्रोच से। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? 5 अकाउंट्स। 5 अकाउंट कौन कौन से? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है। तो एसेट जो क्या सीखा था हमने? वही डेबिट और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट इंक्रीज होता है और कौन सा डिक्रीज। ठीक है बेटा। तो अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो बच्चों देखो, 5 अकाउंट्स: एसेट्स एक्सपेंस, डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में डिक्रीज, कैपिटल लायबिलिटी रिवेन्यू, डेबिट में डिक्रीज, क्रेडिट में इंक्रीज। तो ये 16 पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। कह रहे हैं परचेज एन एसेट फॉर कैश। एसेट मतलब एसेट बेटा कोई भी हो सकती है, फर्नीचर बिल्डिंग कुछ भी, कोई व्हीकल कुछ भी। ठीक है। कोई भी फिक्स एसेट अगर आप खरीदते हो तो मैंने यहाँ पे उसको सीधा एसेट लिखा है। मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ पे क्वेश्चन करोगे इसके, तो वहाँ पे एसेट का नाम गिवन होगा। आप कैश में एसेट खरीद रहे हो, तो अब यहाँ पे आप देखो एसेट का रूल क्या कहता है। एसेट जब भी इंक्रीज होती है वो हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ पे अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो आपकी जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उसे क्या करोगे? डेबिट, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग है। अब आप किस में खरीद रहे हो? कैश। कैश इन 5 अकाउंट में से किस में आता है? एसेट में। कैश आपके पास आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हो। तो एसेट जब भी कम होगी वो क्या होगी? हमेशा क्रेडिट। तो कैश जो है, कैश अकाउंट हमारे लिए एक एसेट अकाउंट है, और एसेट जब भी डिक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, इसकी एंट्री कैसे लिखोगे आप? मैंने समझाया था आपको कैसे। एसेट्स अकाउंट, डेबिट, गैप होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा गैप छोड़ेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है। उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखना, ये मैंने समझाया था। 17 में कह रहा है कि परचेज्ड एन एसेट फ्रॉम मिस्टर जेड। अब आप एसेट खरीद रहे हो। ठीक है। एसेट खरीदने पे आपके पास एसेट आएगी। एसेट आएगी तो एसेट अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या? पैसों में खरीदी है? नहीं, क्योंकि नाम आ गया मिस्टर जेड का। क्या आ गया? नाम। तो यहाँ पे जो मिस्टर जेड है वो आपके लिए क्या बन गए? एक क्रेडिटर। उधार खरीद रहे हो आप तो वो क्रेडिटर है, ये आप सबको पता है। क्रेडिटर इन 5 अकाउंट में से किस में आता है? लायबिलिटी में। और लायबिलिटी हमारी यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि हम उधार अभी ले रहे हैं, तो क्रेडिट। तो लायबिलिटी क्रेडिट, यानी मिस्टर जेड जो है वो एक लायबिलिटी अकाउंट के अंदर आया, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी वो होगा क्रेडिट। तो आप यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे? ठीक है बेटा। एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड्स अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो, सोल्ड एन एसेट फॉर कैश। हम अपनी एसेट बेच रहे हैं। एसेट बेचने पर, अब मेरे को बताओ, एसेट बेचने पर एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज? डिक्रीज होगी ना। तो हमारा जो एसेट अकाउंट है वो कम हो रहा है। एसेट अकाउंट कम होना मतलब एसेट का कम होना, और एसेट जब भी कम होती है तो रूल हमारा क्या कहता है? एसेट हमेशा होती है क्रेडिट। ठीक है। और आप एसेट बेच रहे हो, किस में बेच रहे हो? कैश में। तो आपके पास क्या आ रहा है? कैश, पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, सबको पता है, और एसेट यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पैसा हमें मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या लिखोगे? एंट्री आप लिखोगे, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है बेटा? एसेट कैश हो रहा है, डेबिट हमने डेबिट में लिखा, एसेट हो रही क्रेडिट हमने क्रेडिट में लिखा। चलिए नेक्स्ट देखो, कह रहा है सोल्ड एन एसेट। एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया। एक ऐसे जैसे मान लेते बिल्डिंग है, किसको बेच रहे हैं हम? राम को। अब एसेट बेच रहे हैं राम को, तो एसेट तो जा रही है हमारे पास से। हमारा जो एसेट है, चाहे वो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, हमारी जो एसेट अकाउंट है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि एसेट जब भी कम होती है, रूल क्या कहता है? वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। रूल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। एसेट हमारी कम हो रही है बेचने पे, तो क्रेडिट। ठीक है। एसेट को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ यहाँ पे, तो कौन सी एसेट लिख रखी है मैंने?
बिल्डिंग, ठीक है, ये एग्जांपल समझाने के लिए है। तो बिल्डिंग अकाउंट हमारा एसेट, एसेट हो रही डिक्रीज, और इस बार हमें पैसे भी नहीं मिल रहे क्योंकि हम उधार बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? राम को। अब एक बात बताओ, जिस बंदे को हम उधार में जिस बंदे को हम उधार देते हैं या उधार में कोई भी चीज़ बेचते हैं, तो इसका मतलब है अभी हमने उससे पैसे लेने हैं। और राम्स अकाउंट ये हमारा क्या बन गया? एक डेटर, क्योंकि हमने अभी इससे पैसे लेने हैं। और जिस चीज़ से भी हमें पैसे मिले वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट। तो हमारी यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो जाएगी डेबिट। तो बेटा एंट्री क्या हो गई? राम्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ब्रैकेट में एसेट की जगह क्वेश्चन में अगर आता तो आप क्या लिखते हैं? जैसे मैंने बिल्डिंग यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे एसेट की जगह आता बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है बेटा। अब देखो नीचे, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। एक्सपेंसेस यानी खर्चा, पैसा जेब से निकला वापस नहीं मिला, डेट इज़ योर एक्सपेंस। जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, ये सब हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंसेस पे करने पे एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ता है, नुकसान बढ़ता है। नुकसान बढ़ता है तो वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, यानी वो हो जाएगा डेबिट। और किस में पे कर रहे हो? कैश में। कैश और ऊपर 5 अकाउंट में से कौन सा अकाउंट है? एसेट। तो कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, और हमारा जो कैश है वो कम हो रहा है क्योंकि हम पे कर रहे हैं। एसेट कम होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अब? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में यहाँ पे नाम आएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको रेंट दे रखा होगा, सैलरी दे रखा होगा, जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते थे वैसे ही होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम, फिर उस अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू, क्रेडिट किसको किया है? कैश अकाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकम रिसीव्ड इन कैश। इनकम मिली है भाई, तो इनकम अब आपको कुछ भी, जैसे एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है ना, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, वैसे इनकम भी कुछ भी हो सकती है। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो पैसा आपको मिले और आपकी जेब से वापस ना जाए, दैट इज़ योर इनकम। तो इनकम अकाउंट हमेशा क्या होता है? ऊपर देखो 5 अकाउंट में से, इन पांचों अकाउंट में से जो हमारी इनकम है वो किसका पार्ट है? रेवेन्यू का। और इनकम जब भी हम रिसीव करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ती है। क्लियर है बेटा? प्रॉफिट, इनकम सब रेवेन्यू का पार्ट है। तो इनकम हमारी इस क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट में इंक्रीज हो रही है, यानी इनकम मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है वो हमेशा होता है क्रेडिट। और इनकम आप किस में रिसीव कर रहे हो? कैश में। अब उन पाँचों में से कैश क्या है? एसेट। तो हमारी एसेट भी क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज, क्योंकि पैसा मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री आप कैसे लिखोगे? तो एंट्री हमने कैसे लिखी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब इनकम की जगह यहाँ पे अगर होता कमीशन रिसीव्ड तो टू कमीशन आ जाता, यहाँ पे होता इंटरेस्ट रिसीव्ड तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट आ जाता। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज़्यादा कि आपके जो भी टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये आता ही आता है। वैसे तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान दो, कह रहे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में समझाया था, वही है सेम। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं, मतलब हमने सर्विसेज ले ली, हमने सर्विस को यूज़ कर लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, दैट इज़ एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कि भैया अभी खर्चा जो है मेरा वो आउटस्टैंडिंग है, मुझे पैसा उसका देना है। तो यहाँ पे अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है ना, रेंट, सैलरी वैली, कुछ भी आपने अकाउंटिंग में क्वेश्चन कर रही हैं, तो यहाँ पे उन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम आ जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अभी पैसा देना है, पैसा देना है मतलब क्या है? लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी अकाउंट है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट। दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस तो हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट जो है, एक्सपेंसेस तो इंक्रीज़ हुए हैं, और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। सर एक्सपेंसेस कैसे बढ़े? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप सर्विसेज ले चुके हो, आपने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पैसा दोगे ही नहीं। आपके यहाँ पे अगर मान लेते हैं एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपने उनको 2 महीने की सैलरी नहीं दी,
है ना। क्या उनको कभी सैलरी दोगे ही नहीं आप, भाई देने पड़ेगी, वो केस कर देंगे, है ना। तो सैलरी आपने इस 2 महीने की नहीं दी, लेकिन वो 2 महीने की सैलरी आपको फ्यूचर में देनी पड़ेगी, तो वो आपका लॉस तो होगा, आपका खर्चा हो चुका है, आपने उनसे एम्प्लॉय से काम ले लिया, सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो एक्सपेंस तो हो गया, पैसे नहीं दिए लेकिन एक्सपेंसेस हुए हैं, तो पैसे नहीं दिए इसलिए वो लायबिलिटी बन गया, और खर्चा था, खर्चा तो हुआ इसलिए वो एक्सपेंस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी जर्नल करो, जर्नल क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मैंने आपको बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होते हैं, मैंने इसका लॉजिक भी बताया था कि भैया अभी हमने किसी से कोई सर्विस नहीं ली, कोई खर्चा हमने किया नहीं, ठीक है, बस उसका पैसा एडवांस में देकर आ गए। जैसे मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिया था आपके लिए, क्या जो आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया था, है ना, कि भैया के पास आप गए, आपने 500 रुपये का रिचार्ज करवाया, ठीक है, उन्होंने, आपने नंबर डाला, उन्होंने कहा मैसेज आ जाएगा, आप घर जाओ, आप घर गए 2 घंटे हो गए, मैसेज नहीं आया, अब दोबारा भैया के पास है, उन्होंने कहा सर्वर डाउन चल रहा है, 2 दिन तक रिचार्ज नहीं होगा, तो क्या आप उसी दुकान के पास बैठे रहोगे? नहीं ना, आप कहोगे भैया एक काम करो पैसे वापस कर दो, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एडवांस दिए थे, वो आपका खर्चा था, रिचार्ज करवाना आपके लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन आपने कहा कोई रिचार्ज हुआ नहीं था, आपने पैसे दे दिए पहले, और जैसे ही आपकी सर्विस आपको नहीं मिली, आपने कहा भैया पैसे दो, हम किसी और शॉप के पास चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप कोई भी खर्चा एडवांस में करते हो, उसका नाम पहली बात तो प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है, और कोई भी हमारे लिए जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो हमारी बन जाता है एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बन जाते हैं? एसेट। सर क्यों बनते हैं एसेट? बेटा क्योंकि आपको जिस चीज़ से पैसा वापस मिल सकता है वो आपके लिए क्या होती है? एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस से भी आप पैसा वापस ले सकते हो, तो इसलिए वो आपकी क्या होती है? एसेट। तो जब भी एसेट इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है? डेबिट। प्री पेड, पहले पे करना, तो आपने उसे एडवांस में क्या दिया होगा? आपने दिया होगा उसे कैश। तो आपका जो कैश है, कैश अकाउंट आपका एक एसेट है, एसेट हो गया आपका कम, एसेट कम होता है क्रेडिट। कुछ स्कूलों में यहाँ पे क्या करवाते हैं और करके मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ टीचर्स यहाँ पर एक्सपेंसेस को, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा देते हैं और कहते हैं खर्चा जो है वो कम हो गया इसलिए उसे कर दो क्रेडिट। मतलब सर समझे नहीं। देखो कुछ टीचर्स ऐसे भी करवाते हैं, कुछ ऐसे भी करवाते हैं। कैश का तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले पे कर दिया तो वो पैसा चला गया। कुछ टीचर्स कहते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट देना था, एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफिस का रेंट देना था 3 महीने का और हमने दे दिया उनको सीधा 6 महीने का ऑफिस का रेंट। तो 6 महीने का रेंट दे दिया, यानी कि 3 महीने का तो देना ही था, 3 महीने का और एडवांस दे दिया। तो उन्होंने कहा जो आने वाले फ्यूचर का खर्चा है, आने वाले जो 3 महीने फ्यूचर का खर्चा है हमने पहले ही दे दिया, यानी कि हमारा जो फ्यूचर का 3 महीने का जो रेंट हुआ वो हमारा जो खर्चा था वो पहले ही कम हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। अगर 3 महीने का रेंट एडवांस गया है तो वो रेंट को कम कर देंगे, यानी एक्सपेंसेस को कम कर देंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट, एसेट है ये हमारी। तो आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कैश भी कम कर सकते हो और एक्सपेंसेस भी कम कर सकते हो फ्यूचर की, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले एंट्री समझ लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट है, टू कैश क्योंकि कैश कम हुआ है, या फिर टू एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया उन्होंने प्रीपेड रेंट, है ना, रेंट का आपने एडवांस दे दिया तो प्रीपेड रेंट पहले हमारी एसेट बन गया, है ना। टू कैश, उसका कैश चला गया, एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है, प्रीपेड रेंट एसेट बन गया, और टू रेंट हमारा फ्यूचर का जो एक्सपेंस था, जो फ्यूचर का रेंट देना था ऑफिस का, वो खत्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आप एक्सपेंसेस भी कम कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। मैंने दोनों का लॉजिक समझा दिया। अब नीचे देखो, कह रहे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब समझाया था, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो हम कमा चुके हैं लेकिन अभी तक उसके पैसे हमने लिए नहीं हैं। मैंने एग्जांपल दिया था मेरी फ़ीस, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं सर्विस दे चुका हूँ, लेकिन मेरी फ़ीस नहीं मिली मुझे, प्लीज़ दे दो। मजाक कर रहा हूँ, सीधी सी बात है ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अपनी सर्विस दे चुका हूँ, मैं आपसे इनकम अर्न कर चुका हूँ, तो मेरी इनकम तो हो चुकी है लेकिन मैंने उसको अभी रिसीव नहीं किया, डेट इज़ एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम जो है, मैंने क्या कहा था, जिस चीज़ से भी पैसा मिलना हो वो आपके लिए क्या होती है बेटा, जल्दी बताओ। बच्चों ने कहा एसेट। तो एसेट मेरी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, यानी कि डेबिट, और मेरी क्या बढ़ गई, इनकम।
इनकम बढ़ गई यानी सर इनकम कैसे बढ़ी आपकी, आपको मिली तो है नहीं अभी। बेटा इनकम अगर नहीं मिली डजंट मीन कि इनकम बढ़ी नहीं। मैंने क्या कहा कि मेरी फ़ीस अभी मुझे मिलनी है, ऐसा तो अभी मिली नहीं है, एक्रूड है। अगर जो क्या फ्यूचर में कभी मिलेगी भी नहीं, मिलेगी मुझे, तो मेरी इनकम तो हो चुकी है, बस उसके बदले में कैश नहीं आया, वो आउटस्टैंडिंग है यानी एक्रूड है। तो एक्रूड मेरे लिए क्या बन गया, वो मेरी एसेट। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड वन ऑफ द सेम थिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ होता है एक्सपेंसेस के साथ, एक्रूड वर्ड यूज़ होता है इनकम के साथ, ठीक है। तो वो मेरी एसेट बन गई। क्यों एसेट बनी, क्योंकि वो मेरी इनकम है, पैसा नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो मैंने अपना रिवेन्यू बढ़ा दिया, इनकम तो हो गई है मेरी, तो रिवेन्यू बढ़ाने का मतलब है उसे करना क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या, ठीक है गाइस। तो एंट्री क्या है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है। चलिए तो बेटा नेक्स्ट देखो, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्नड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक कमाई नहीं है। तो अनअर्नड इनकम जो होती है ऐसी इनकम है कि भैया आपने एडवांस में लोगों से पैसा ले लिया, एडवांस में लोगों से क्या ले लिया, पैसा। तो अब जिस आपने अगर लोगों से काम अभी किया नहीं है, आप पैसा उनसे ऑलरेडी एडवांस में ले रहे हो, तो वो आपने इनकम को अभी अर्न नहीं किया है, कमाया नहीं है, बस आपने एडवांस ले लिया, दैट इज़ अनअर्नड इनकम। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे मैं आने वाले 6 महीने की फ़ीस जो है वो एडवांस ले लूँ, ठीक है। तो वो 6 महीने की फ़ीस जो अगर मैं आपसे एडवांस लेता हूँ तो वो मेरे लिए क्या होती है, एक अनअर्नड इनकम। मैंने आपको वो 6 महीने अभी पढ़ाया थोड़ी ना है, मैंने तो 6 महीने का पैसा पहले ही ले लिया, तो वो मेरी इनकम कौन सी हो गई, रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पे एडवांस इनकम जो होती है, खुद बताओ एडवांस इनकम आपके लिए उन 5 अकाउंट में से क्या होनी चाहिए। एडवांस इनकम आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि अगर मैंने किसी से पैसा एडवांस में लिया है, जब तक मैं उसका काम नहीं करता तब तक वो पैसा मेरा नहीं बन सकता। इसलिए एडवांस में कमाई गई इनकम हमेशा लायबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि अगर हमने काम नहीं किया तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, इसका ये इफेक्ट होगा। तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है वो होती है हमेशा क्रेडिट। और एडवांस में आपको क्या दिया होगा उन्होंने, कैश। तो कैश अकाउंट आपका एक एसेट है, आपकी एसेट इंक्रीज हो गई यानी कि वो हो गया डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक नुकसान है। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, जब हम अपनी एसेट्स को यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो डाउन वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हमारी एसेट की वैल्यू कम होना यानी हमारा नुकसान होना। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, जिसकी जो है एक्सपेंस बढ़ता है तो हमेशा होता है डेबिट। और ये डेप्रिसिएशन किसकी वैल्यू कम करता है, फिक्स्ड एसेट की। तो फिक्स्ड एसेट में जैसे फर्नीचर, व्हीकल हमारा कोई भी, ये सब। तो फिक्स्ड एसेट जो है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो हमारी जो एसेट है वो डेप्रिसिएशन की वजह से डाउन होती है यानी कि क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री, तो बेटा देखो एंट्री क्या हो गई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्लियर है। अब नीचे देखो डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का केस शुरू कर रहे हैं हम। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्काउंट रिसीव्ड और एक डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए रिवेन्यू है, इनकम, प्रॉफिट। और डिस्काउंट अलाउ करना हमारे लिए क्या है, एक नुकसान, एक्सपेंस। तो डिस्काउंट जब भी आपको रिसीव होगा हमेशा हमारा जो है वो रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा, और रिवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट इतने ही हैं। अब मैं आपको बुक के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 6 पुरानी बुक के हिसाब से। इस चैप्टर का नाम क्या था, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस चैप्टर का मेनली मोटिव क्या है, इसमें आपको हर एक अकाउंट का नेचर पहचानना होता है। सर नेचर क्या होता है अकाउंट्स का, जैसे ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये कौन सा अकाउंट है, ये है एक रिवेन्यू, तो इसका नेचर क्या है, रिवेन्यू। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का नेचर क्या है, एक्सपेंस, ये है एक एक्सपेंस। ऐसे ही ऊपर देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, एक्सपेंस।
किसी भी आइटम का आपको नेचर कैसे बताना होता है कि वो उन 5 अकाउंट में से किस में आता है। तो जिस अकाउंट में वो आइटम आती है वो ही अकाउंट उसका नेचर होता है। अब आपको वहाँ पे जाके ये बताना होता है कि वहाँ पे जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। जैसे मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन का नेचर बताओ, तो डेप्रिसिएशन का नेचर होता है एक्सपेंस, यानी कि इंक्रीज़ होना। ठीक है, यही आपको ये इस चैप्टर में पूछा जाएगा। नेचर पूछा जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाएगा, और वो अकाउंट डेबिट कब होगा क्रेडिट कब होगा ये पूछा जाएगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो हैं इसके क्वेश्चंस, बुक से ही शो कर रहा हूँ और बहुत सिंपल हैं, वो आपको मैं होमवर्क में भी सेंड कर दूंगा। तो चलिए, तो बेटा ये देखिए टी.एस. ग्रेवाल की बुक है लास्ट ईयर की। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 से हमने शुरू किया है। चैप्टर नंबर 6, जिन बच्चों के पास ये बुक है तो इस बुक का जो पेज नंबर है वो है 6.7। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। आपको ये बताना है कि विच साइड विल द इंक्रीज की फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्ड। ये जो आपको नीचे अकाउंट्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन सी साइड में सिर्फ इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज के बारे में हमें नहीं सोचना, सिर्फ इंक्रीज। कह रहा ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी कि मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, बिल्डिंग का नेचर क्या है, ये है एसेट, और एसेट कहाँ पे इंक्रीज होती है, डेबिट। क्रेडिटर्स का नेचर क्या है, लायबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है, क्रेडिट। अभिषेक यानी प्रोप्राइटर, ऑनर को हम बिजनेस में किस नाम से जानते हैं, कैपिटल नेचर है उसका, इंक्रीज किस में होता है, क्रेडिट में। परचेजेस क्या है, परचेजेस है एक एक्सपेंस कहाँ पे इंक्रीज होता है हमारा, डेबिट में। कैरेज इनवर्ड, अब ये कैरेज बहुत ध्यान से सुनना, इनवर्ड को इग्नोर करना है अभी। कैरेज का मतलब होता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं, कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट। क्या होता है, कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट। ये मैं लिख भी दूंगा आप लोगों को, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ये तीनों जो टर्म है वो एक ही है, इनका मतलब एक ही होता है। कैरेज, कार्टेज और फ्रेट का मतलब होता है रेंट, किराया, भाड़ा। कैरेज वर्ड यूज़ होता है हमारा, ये जो रिक्शे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको जब किराया देते हैं तो उसको कैरेज बोलते हैं। कार्टेज का मतलब ये होता है जब हम किसी टांगे वाले को किराया देते हैं तो वो कार्टेज होता है। फ्रेट का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे या एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रक के थ्रू अपना सामान भिजवाते हो, डेट इज़ कॉल्ड फ्रेट। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, किराया भाड़ा, कैरेज, कार्टेज एंड फ्रेट। तो ये क्या है, अब आप किराया भाड़ा दे रहे हो तो नुकसान होगा ना, एक्सपेंस। तो कैरेज क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस इंक्रीज होता है हमेशा डेबिट में। कैश क्या है, एसेट इंक्रीज होती है डेबिट में। रेंट रिसीव्ड क्या है, इनकम मतलब रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट में। इंटरेस्ट पेएबल का मतलब क्या होता है कि अभी देना है, पेड नहीं है, ये क्या है, पेएबल, अभी इंटरेस्ट आपने पे करना है, तो ये क्या है, एक लायबिलिटी, क्योंकि अभी आपने देना है, उधार है ये आपके लिए, तो ये लायबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है, क्रेडिट। बिल्स पेएबल, ये तो सबको ही पता है, ये भी लायबिलिटी है, इसका जो नेचर है, और इंक्रीज कहाँ होती है, क्रेडिट में। डेटर्स आप सबको पता है एसेट होते हैं हमारे लिए, एसेट कहाँ पे इंक्रीज होती है, डेबिट में। और ये क्या है, एक्रूड कमीशन, अभी मैं समझा रहा था, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन, यानी एक्रूड वर्ड यूज़ होता है इनकम के साथ। तो ये जो कमीशन है ये हमने कमा चुके हैं लेकिन हमें अभी मिली नहीं है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो एक्रूड कमीशन जो है ये हमारे लिए एसेट होता है, एसेट कहाँ पे इंक्रीज होता है, डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है, इसका नेचर क्या है, एसेट कहाँ इंक्रीज होता है हमारा, डेबिट में। तो बच्चों देखो, जो मैं आपको पीछे समझा रहा था उसका सॉल्यूशन, डेबिट, एसेट, है ना, पहले उसका इफेक्ट बताया कि कहाँ पे इंक्रीज होता है, और फिर उसके बाद क्या बताया, उसका नेचर, इफेक्ट नेचर, यही सब बताया, और यही सब इस पूरे चैप्टर में है। अब ज़रा ये वाला देखो इलिस्ट्रेशन, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट विल बी डेबिट, है ना, एंड विच अकाउंट विल बी द क्रेडिट। कह रहा है आपको नेचर बताना है अकाउंट का, और ये भी बताना है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई हैं, वो जो डबल इफेक्ट्स अभी समझा रहा था मैं, पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है, बस लिखने का फॉर्मेट अलग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं नहीं, बहुत रेयर केस है, बट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आपके छोटे मोटे टेस्ट होंगे उनमें ये मैडम बनाने को दे देती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसके हमें डबल इफेक्ट सोचेंगे पहले माइंड में। दिनेश
पहली बात तो बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो कैश बिजनेस के पास आया और बिजनेस की क्या बढ़ गई, कैपिटल, यही हुआ ना। तो नीचे देखो, नीचे इन्होंने ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये मैं डबल इफेक्ट में सिखा चुका हूँ। नेचर क्या है, कैश एक एसेट है, कैपिटल कैपिटल ही होता है। दोनों इस वक्त क्या हो रहे हैं, इस वक्त कैश भी बढ़ रहा है और इस वक्त कैपिटल भी बढ़ रहा है। डेबिट क्रेडिट, ये भी लिख लिया, कौन सा डेबिट हो रहा है, कैश, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल। तो ये जो मैंने डबल इफेक्ट आपको ऐसे करके समझाए हैं, उन्होंने इस डबल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है बोरोड फ्रॉम नरेश, बोरोड मतलब ऊपर देखो, बोरोड फ्रॉम नरेश, बोरोड मतलब उधार लिया है हमने किससे, नरेश से। तो उधार जो अगर हमने लिया है तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो पैसा आया, उसके ऊपर हमने नरेश से क्या ले लिया है, लोन, लोन फ्रॉम नरेश। कैश एसेट है, लोन लेना किसी के लिए हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी। दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, पैसा आ रहा है वो भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी आ रही है वो भी बढ़ रही है। ऐसे ही आपको मैं इसके सोल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन भेजूंगा और आपको अभी 6 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और 2-3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें और हैं। इसमें अभी अकाउंट बनाना सिखा दिया इसी चैप्टर में, बिल्कुल सोचना भी मत कि इसी अकाउंट में आप अकाउंट भी बनाना सीख लोगे इसी चैप्टर में, बिल्कुल मत सोचना। मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, मैंने बोला है आपको 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से अकाउंट्स और क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैंने सबसे पूछ लिया था, आपको दिक्कत नहीं आ रही है। अब टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो बेटा अभी आपको होमवर्क मिलेगा, आप इसे सॉल्व करोगे। टिल देन बाय बाय।